हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का प्रोज लॉस्ट स्प्रिंग जो लिखा है अनीस जंग ने। आपको राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। अब इस प्रोज में राइटर ने बात की है टू डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में। फर्स्ट है पुअर रैग पिकर्स और सेकंड है पुअर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब राइटर ने अगर इस प्रोज को दो हिस्सों में बांटा है तो हम भी उसे वैसे ही याद रखेंगे। पहली स्टोरी है पुअर रैग पिकर्स के बारे में और सेकंड है हमारी पुअर बैंगल मेकर्स के लिए। अब पुअर रैग पिकर्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कि वेस्ट उठाते हैं, मतलब गार्बेज उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं। और पुअर रैग पिकर्स कहाँ से आए थे, कहाँ से माइग्रेट हुए थे? माइग्रेट हुए थे वो दक्का से, जो कि कैपिटल है ऑफ बांग्लादेश। और अब वो कहाँ पे रह रहे थे? सीमापुरी दिल्ली में। माइग्रेट और इमिग्रेट में कंफ्यूज मत होना। माइग्रेट का मतलब होता है जब कोई टेम्परेरीली वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है रहने के लिए। हो सकता है कि अगर कोई इंसान है तो वो काम के लिए जाएगा, वर्क के लिए भी लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं। बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। लेकिन इमिग्रेट का मतलब होता है जो लोग परमानेंटली दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं या फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं। अब वो टेम्परेरीली यहाँ पे आए थे, डक्का से, बांग्लादेश से आए थे। कहाँ पे? दिल्ली में रहने, और रह रहे थे वो सीमापुरी में, जहाँ पे कौन रहते हैं? रैग पिकर्स, जो गार्बेज उठाते हैं। और इस स्टोरी में मेन लीड हमारा है सैब। ये नाम आपने याद रखना है। अब हम इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे। आपने ये पॉइंट्स लर्न नहीं करने हैं, आपने बस स्टोरी याद रखनी है कि पहले क्या हुआ था, फिर सीमापुरी में जब राइटर गया तब क्या हुआ था। बस स्टेप बाय स्टेप आपने स्टोरी याद रखनी है, इसे लर्न नहीं करना है। नाउ सैब और राइटर के बीच में क्या बातचीत हुई, वो कैसे मिले, अभी हम ये पढ़ेंगे। राइटर ने एक दिन एक लड़के को देखा जिसका नाम था सैब, और वो उसकी गली में आया करता था, या हम बोल सकते हैं कि उसके आस पड़ोस के एरिया में आता था। और वहाँ पे वो गार्बेज मतलब कूड़ा उठाता था, और वो कूड़े में क्या ढूंढता था? हमेशा कॉइन्स ढूंढता था। अब एक दिन राइटर ने सैब से पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, मतलब गार्बेज में ये कॉइन्स ढूंढने वाला काम क्यों करते हो? तो साहब ने आगे से कहा कि मेरे पास और कोई काम है ही नहीं, तो मैं यही काम करता हूँ। राइटर ने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? सैब ने आगे से आंसर किया कि अगर मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल खुल जाएगा तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। तो राइटर ने हंसते हंसते ऐसे ही मजाक में बोला कि अच्छा ठीक है, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? एंड सैब सेज यस विद अ स्माइल, कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अब कुछ दिन बाद जब सैब ने राइटर को देखा तो सैब उसके पास गया और उससे कहा कि तुम्हारा स्कूल बन गया? तो राइटर ने कहा कि नहीं, स्कूल बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। उस टाइम राइटर को बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने वो स्कूल बनाने वाली बात हंसते हंसते बोल दी थी, लेकिन सैब ने उसे बहुत सीरियसली लिया था। राइटर को इस बात का गिल्ट था कि उसने एक फेक प्रॉमिस कर दिया मजाक मजाक में, जो वो पूरा नहीं कर सकती थी। अब ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद राइटर ने उस लड़के से, मतलब सैब से, उसका पूरा नाम पूछा। तो सैब ने कहा मेरा पूरा नाम है साहिब ए आलम। और उस टाइम राइटर सोच रही थी कि इस लड़के को इसके पूरे नाम का मतलब भी नहीं पता है, और उसके नाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आपने ये भी याद रखना है। उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता था, और फिर भी वो मतलब बेयर फुट्स, नंगे पैर गलियों में यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अपने दोस्तों के साथ गार्बेज उठाता था, कॉइन्स ढूंढता था। बेशक उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था। अब राइटर ने सैब और उसके दोस्तों के लिए एक लाइन की है कि ये लोग यहाँ पे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं, और नून होते होते, मतलब दोपहर होते होते डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राइटर सैब और उसके दोस्तों को भी पहचानने लग गई थी। अब ये थी सैब और राइटर की बात कि वो मिले कैसे और उनके बीच में क्या बात हुई। और इसमें आपने याद रखना है स्कूल वाली बात, कि उसने कहा था स्कूल बनाएगी, और उसके फ्रेंड्स की बात याद रखनी है, और साथ में उसके नाम का मीनिंग। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। स्कूल की बात की थी उसने कि वो स्कूल ओपन करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई।
उसके दोस्तों की बात की कि अब वो उन्हें पहचानने लगी थी, जो नंगे पैर सैब के साथ गलियों में यहाँ वहाँ घूमते थे, और उसके साथ ही सैब ए आलम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब राइटर जब इतनी बातचीत उसने कर ली, राइटर और जानना चाहती थी रैग पिकर्स के बारे में। सो राइटर वेंट टू सीमापुरी। राइटर कहाँ चलेगी? सीमापुरी में उनके बारे में और जानने। और जब वो सीमापुरी में गई तो वो वहां जाके किसे मिली थी? ग्रुप ऑफ वुमेन को। ग्रुप ऑफ वुमेन को वहां पे जाके वो मिली इन टैटर्ड साड़ीज, मतलब पुरानी फटी साड़ियां जो होती हैं पैचेस लगी हुई, वो उन्होंने पहनी हुई थी। और जब राइटर गई खुद सीमापुरी में तो उसे वहां जाके बहुत सी बातें पता चली, जैसे कि यहाँ पे लोग माइग्रेट होके बांग्लादेश से आए थे और अब वो सीमापुरी में रह रहे थे। और कब से रह रहे थे? 1971 से। अराउंड 30 इयर्स हो चुके हैं उस बात को। ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जो आप याद रख सकते हो। 1971 में वो वहाँ से आए थे, 30 इयर्स हो चुके हैं इस बात को। और साथ में जब पहले का टाइम था तो सीमापुरी एक जंगल था, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, और अब वहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं, ड्रेनेज की, सीवेज, वाटर, अब ये सारी चीजें वहाँ पे हैं। और वहाँ पे अब 10,000 लोग भी रह रहे हैं। और वहाँ के लोगों के पास राशन कार्ड है कि वो खाना खा सकें, वोटर कार्ड भी है, लेकिन उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब उनकी खुद की पहचान नहीं है। सिर्फ उनके पास राशन कार्ड है कि उन्हें खाना मिल सके, और ये लोग इसी में काफी खुश हैं। अब वहाँ पे राइटर मिली एक ग्रुप ऑफ वुमेन को इन टैटर्ड साड़ीज। अब वहाँ पे जब वो उन लेडीज को मिली तो राइटर ने उन सब से कहा कि आप लोग इतना अच्छा अपना शहर, मतलब ग्रीनरी, रिवर, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए? तो आगे से उस लेडी ने कहा कि इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। और इस लाइन का मतलब है कि अगर हम खाना खिला सकें अपनी फैमिली को, और रात को सोते वक्त अगर उनका पेट दर्द ना हो भूख से, तो वो यहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करेंगे रेदर देन उस जगह पे जहाँ पे कोई ग्रेन नहीं उगती। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ढक्का में तूफान आते थे तो उनके घर, उनकी फील्ड, सब कुछ तबाह हो गई थी। इसीलिए वो सीमापुरी में रह रहे थे कि वो अपनी फैमिलीज को एटलीस्ट फीड कर पाएं। और वो वुमेन कहती है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही यहीं पले बड़े हैं, इन्हीं हालातों में रहे हैं। और सीमापुरी का मतलब ही अब रैग पिकिंग है। सीमापुरी का मतलब ही अब रैग पिकिंग है। नाउ वुमेन सेड कि गार्बेज इज अ वंडरलैंड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? वंडरलैंड है, मतलब खजाना है। बट फॉर एल्डर्स और पेरेंट्स इट इज अ सर्वाइवल थिंग। इनके लिए, एल्डर्स के लिए क्या है? सिर्फ एक सर्वाइवल, मतलब जीने का जरिया। और उसमें उनके लिए मेन चीज थी फीड करना फैमिलीज को, कि फैमिलीज को खाना मिले, उनके पास एक रूफ हो रहने को, बस दैट्स इट। सैब कहता है कि मुझे कभी कभार गार्बेज से 1 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, और उसे बहुत खुशी होती है उस टाइम। तो अगर बच्चे को, किसी को 1 रुपए का कॉइन मिल रहा है, सिल्वर कॉइन मिल रहा है गार्बेज से, तो उसे लगेगा कि मैं और ढूंढता हूँ तो हो सकता है मुझे और कॉइन्स भी मिल जाएं। इसीलिए कहा है कि गार्बेज इज ए वंडरलैंड फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ तक बात हुई कि जब राइटर गई थी सीमापुरी तो वो ग्रुप ऑफ वुमेन्स को मिली, और ग्रुप ऑफ वुमेन ने क्या बोला कि उनके लिए खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फीड करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वो सीमापुरी में भी रह लेंगे रेदर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। और उसके बाद उसने कहा कि गार्बेज जो है वंडरलैंड है चिल्ड्रंस के लिए, और पेरेंट्स के लिए सिर्फ सर्वाइवल की चीज है। अब यहाँ तक बात हुई जब वो सीमापुरी गई थी। अब वन विंटर मॉर्निंग राइटर ने देखा सैब को आउटसाइड द क्लब, और क्लब कौन सा था? टेनिस क्लब। वहां पे उसने बाहर देखा सैब खड़ा हुआ था और 2 और अपनी उम्र के लड़कों को देख रहा था, जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुए थे, जैसे टेनिस प्लेयर्स ने पहनी होती है वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। और वो राइटर को कहता है कि आई लाइक दिस गेम। तो सैब ने राइटर को कहा कि मैं भी कभी कभार इस क्लब के अंदर जाता हूँ, और मुझे यहाँ का गेट कीपर भी अंदर जाने देता है। सैब ने खुद भी टेनिस शूज पहने होते हैं जो उसे किसी ने
दिए थे। उन शूज में होल था, लेकिन फिर भी सैब को वो बहुत पसंद थे। अब जो बच्चा बेयर फुट्स यहाँ वहाँ गलियों में घूमता हो, नंगे पैर घूमता हो, तो उसके लिए वो होल वाले शूज भी बहुत थे। वो गेम बेशक उसकी रीच के काफी बाहर था, लेकिन फिर भी उसे पसंद था और वो उस क्लब के बाहर भी जाया करता था। और इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि क्लब के बाहर जब वो खड़ा था तो शूज की बात हुई कि उसे होल वाले शूज भी इतने पसंद थे, बेशक ये गेम उसकी रीच के बाहर था। अब इसके बाद बात होगी कैनिस्टर की। कैनिस्टर क्या है? जैसे आप बोल सकते हो, जिसपे आपने देखा होगा टी स्टॉल में एक ही जगह पे चाय बन रही होती है, एक ही गैस पे, उसे हम क्या कहते हैं? कैनिस्टर। और फिर अब कुछ दिन बाद एक सुबह राइटर ने साहब को देखा कि वो टी बूथ के अंदर जा रहा था कैनिस्टर उठा के। साहब ने बोला राइटर को कि अब से मैं यहाँ पे काम करूंगा और मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं, जिसके साथ मुझे खाना भी अलग मिलता है, कपड़े भी मिल रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे काम करूंगा। राइटर ने उस टाइम देखा कि साहिब के चेहरे पे बहुत केयर फ्री लुक है, मतलब वो खुश है इस काम से भी। और वो कैनिस्टर किसका था? उसके मालिक का था, जो कि बहुत भारी था। राइटर कहती है कि वो उसके प्लास्टिक बैग, जो वो गार्बेज का बैग उठाया करता था उसके शोल्डर पे, वो उससे भी ज्यादा भारी लग रहा था। लेकिन फिर भी साहिब खुश था कि अब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है। और लास्ट में राइटर कहती है दैट साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं करता। अब वो टी स्टॉल में अपने मालिक के अंडर काम कर रहा था, तो अब वो उसी में खुश था। तो ये थी स्टोरी पुअर रैग पिकर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पुअर बैंगल मेकर्स के बारे में, जो रहते हैं फिरोजाबाद में। अब इस स्टोरी में पुअर रैग पिकर्स में मेन कैरेक्टर कौन था? सैब। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर है मुकेश। राइटर जब मुकेश से मिली तो उसने बातचीत की उससे, तब उसे पता चला कि मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ अ बैंगल मेकर्स और वो फिरोजाबाद में रहते थे। अब जब राइटर मुकेश से बात करी थी तो मुकेश उसे बता रहा था कि उसका एक ड्रीम है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो अपने ड्रीम को जरूर पूरा करेगा। ये सुन के राइटर बहुत खुश हो गई कि ये लड़का यहाँ पे रहता है जिसका फैमिली बिजनेस है और फिर भी वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है। और फिरोजाबाद जो है वो फेमस है फॉर बैंगल मेकिंग। बैंगल मेकिंग वहाँ पे होती थी एंड इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। मतलब ग्लासेस को शेप देना, जैसे बैंगल्स को दी जाती हैं, ये सब काम वहाँ पे होते थे। अब इस बिजनेस में, बैंगल मेकिंग के बिजनेस में जनरेशंस ऑफ जनरेशंस इनकी फैमिली की काम करती थी, क्योंकि यही फिरोजाबाद की पहचान थी कि यहाँ पे बैंगल मेकर्स रहते थे। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वहाँ पे ग्लास फर्नेस में काम करते थे, जहाँ पे बिना लाइट के, बिना एयर के वो काम करते थे। और उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता नहीं होती थी कि उनके बच्चे किन हालातों में वहाँ पे काम कर रहे हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस जो वहाँ पे थे, उनकी आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी, आधों की आईज बिल्कुल ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये काम करना पड़ता था क्योंकि ये उनके जनरेशन से चलता आ रहा था। अब मुकेश बहुत खुशी से राइटर को अपने घर लेके गया और उसे कहता है कि अभी हमारा घर बन रहा है। They go through stinking lanes that are full of garbage। मतलब वहाँ पे गार्बेज की स्मेल होती थी। Crumbling walls, मतलब टूटी फूटी दीवारें थी। Then bubbly doors, मतलब हिलते हुए दरवाजे थे। And no windows, जहाँ पे कोई खिड़कियाँ भी नहीं थी। तो राइटर ने जब उस गली से वो गुजर रही थी तो उसने ये सारी चीजें देखी और वो बहुत हैरान हुई कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। और फिर जब राइटर ये सब चीजें क्रॉस करके उसके मुकेश के घर पे पहुंची तो उसने वहाँ पे देखा कि एक लड़की, कमजोर सी लड़की, पूरे परिवार के लिए वहाँ पे खाना बना रही थी। और जैसे मुकेश के फादर वहाँ पे आते हैं तो वो लड़की सिर पे घूंघट रख लेती है। और वो लड़की कौन होती है? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। मुकेश के फादर बैंगल मेकर थे और वहाँ पे इतने साल काम करने के बाद भी वो मुकेश को और उसके बड़े भाई को स्कूल नहीं भेज सके। और वहाँ पे फर्नेस पे काम कर करके मुकेश और उसके भाई की आंखें भी खराब हो चुकी थी, ऑलमोस्ट जा चुकी थी। और मुकेश की दादी भी वहाँ बैठी होती है और वो कहती है कि जो भी इंसान इस फैमिली में जन्म लेता है उसने सिर्फ बैंगल मेकिंग ही देखी है और उसने अपनी पूरी लाइफ यही काम किया है।
घर पे, आंगन में, दूसरे घरों में, दूसरे घरों के आंगन में, हर जगह बच्चे, लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ वहां पे दीपक की लो पे, मतलब दिए की लाइट में भी बैंगल्स बना रहे होते हैं। और अंधेरे में काम कर करके उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। और फिर अब राइटर एक लड़की को देखती है जिसका नाम होता है सविता, जो साथ में दूसरी झोंपड़ी में बैठी होती है। उसने गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी होती है और उसके साथ एक ओल्ड लेडी भी बैठी होती है। और वो लड़की वहां पे बैंगल मेकिंग का काम कर रही थी। सुपर फास्ट, मतलब मशीन की तरह वो अपने हाथ चला रही थी। और वो बैंगल्स जो बना रही थी वो सिंबल क्या था, इंडियन वुमेन सुहाग का। और वो ओल्ड लेडी मैरिड होती है, उसने भी बैंगल्स पहनी होती हैं, बट स्टिल उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। और वो कहती है कि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ इस काम पे दे दी, लेकिन मैंने एक रात भी चैन का खाना नहीं खाया है। वहाँ पे उस ओल्ड लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है, जो कहता है कि मुझे बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं आता है। और उसे खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट वो एक घर बना पाया अपनी फैमिली के लिए, उन्हें एक छत दे पाया कि वो आराम से वहाँ रह सके। राइटर ये सब देख के कहती है कि यहाँ पे, मतलब फिरोजाबाद में तो बहुत पॉवर्टी है। और राइटर बाकी लोगों को कहती है कि आप लोग किसी अच्छी कंपनी में, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं अच्छी, वहाँ पे कॉर्पोरेशंस में काम क्यों नहीं करते। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें शाहूकार, मिडल मैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, ये सब लोग काम नहीं करने देते। ये सब हमारा सामान ले जाते हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, तो हम आगे काम कैसे करेंगे। ये सब देख के उन लोगों ने वहाँ पे अपना फेट स्वीकार कर लिया था कि हम कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं है, हमें बैंगल मेकिंग का काम ही करना है। बट एट लास्ट, लेकिन फिर भी इन सब बातों के बाद भी राइटर जो थी वो खुश थी कि ऐसे हालातों में रह के भी मुकेश विल नॉट वर्क हेयर, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, नहीं करना चाहता है, बिकॉज ही हैज हिज ओन ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ही वांट टू बी हिज ओन मास्टर। और वो अपना एक ड्रीम पूरा करना चाहता है और वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। अब इन दो स्टोरीज में आपने एंड देखा होगा, बहुत अलग था, दोनों के हालात सेम थे। सैब भी बहुत मुश्किल हालातों में रह रहा था, मुकेश भी बहुत मुश्किल हालातों में रह रहा था, लेकिन एंड में सैब ने गिव अप कर दिया था अपने ड्रीम्स पे और वो अपने मालिक के अंदर काम करने लग गया था। मालिक के अंदर काम करने लग गया था और ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। लेकिन मुकेश इतने बुरे हालातों में रहने के बाद भी उसने अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और वो कहता है कि मैं गराज में जाऊंगा, काम सीखूंगा और वो अपना मास्टर खुद बनेगा, ना कि वो किसी के अंडर काम करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। Question first. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? Sahib is looking for coins and rupee note in the garbage dumps. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि साहिब और उसके दोस्त सभी क्या ढूंढते थे गार्बेज में, कॉइन्स ढूंढते थे। इट इज़ नॉट लेस देन गोल्ड फॉर हिम। अगर किसी बच्चे को गार्बेज में 1 रुपये का कॉइन मिल जाए या 10 रुपये का नोट मिल जाए तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है कि हो सकता है और भी पैसे मिल जाएं। He is in Simapuri, Delhi, and he has come from Bangladesh. He came with his mother in 1971 because storm swept away their fields and homes, so they have to left it. अब साहिब और उसके साथ बहुत से लोग माइग्रेट होके धक्का, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहाँ से आए थे कहाँ पे, सीमापुरी, दिल्ली में रहने। और कब आए थे, 1971 में। Question second. What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? The author come across many shoeless, rag-picker children in her neighborhood. She says that the children are too poor to have any shoe, or it could also be a tradition among them to go barefoot. राइटर को ऐसा लगता है कि हो सकता है बच्चे गरीब हैं, पुअर हैं, तभी वो शूज़ नहीं ले सकते, या ये भी हो सकता है कि वो रैग पिकिंग करते हैं तो उनके वहाँ पे ट्रेडिशन हो कि बेयर फुट ही जाना है, ऐसा राइटर को लगता था। क्वेश्चन थर्ड. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. No, Sahib is not happy working at the tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals, but he has lost his freedom. उसे पैसे तो मिल रहे थे लेकिन वो अपना फ्रीडम खो चुका था क्योंकि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था. The steel canister seems heavier than his plastic bag.
आपने टी स्टॉल में देखा होगा एक सिंगल गैस स्टोव जैसा होता है जिसमें छोटा सा सिलेंडर भी होता है और उसमें चाय बनाते हैं वो लोग, उसे ही हम स्टील कैनिस्टर कहते हैं. ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ही इज़ एज अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल. क्योंकि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था तो वो अब खुद अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं था. क्वेश्चन 4. What makes the city of Firozabad famous? As we all know, Firozabad is famous for its glass bangles. It is the center of India's glass blowing industry. Question 5. Mention the hazards of working in the glass bangle industry. Hazard मतलब क्या नुकसान है glass bangle industry में काम करने के. The bangle maker face many problems in the glass industry. They have to work in the dingy cells विदाउट एयर एंड वाटर. जैसे सुरंग हम बोल सकते हैं, सुरंगों में वो काम करते थे जहाँ पे लाइट नहीं होती थी, एयर नहीं होती थी, वहाँ पे वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे. इन द हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, जहाँ पे हीट भी काफ़ी होती थी. द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बैंगल्स इज इंजूरियस टू आइज. बैंगल्स की जो पॉलिशिंग होती थी उसमें आइज का बहुत नुकसान होता था. दे ऑफन लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. मुकेश और उसके भाई की आई साइट भी बहुत वीक हो गई हुई थी. Question 6. How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? अब जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा कि मुकेश का एटीट्यूड बहुत अलग था अपनी फैमिली से, क्योंकि फैमिली उसकी बैंगल मेकिंग का काम ही करना चाहती थी, जनरेशन से करती आ रही थी और आगे भी वो वही काम करना चाहती थी. लेकिन मुकेश क्या चाहता था? मुकेश अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहता था. Mukesh belongs to a poor family of bangle makers, but his attitude is very different from his family. He wants to break the family tradition of bangle making because he wants to be a motor mechanic. Now question 7 और ये important question है. What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि माइग्रेट कौन होते हैं? वो लोग जो टेम्परेरली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसमें इंसान आते हैं जो काम के लिए जाते हैं, एनिमल्स बर्ड्स आते हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग जाते हैं बट टेम्परेरली. और इमिग्रेट कौन होते हैं? इमिग्रेट होते हैं वो लोग जो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं किसी और कंट्री में, यहाँ बोल सकते हैं फॉरेन कंट्री में. There are many factors that cause migration of people from villages to cities. Some villages voluntarily move to the cities in search of jobs. अपनी मर्जी से वो छोड़ देते हैं जगह जॉब के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, etc. Others are forced to migrate from natural disasters like flood, storm, drought, etc. Destroy their houses and properties. अब जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा है कि साहिब धक्का छोड़ के सीमापुरी दिल्ली में रहने क्यों आ गया था? क्योंकि उसके शहर में बहुत स्टॉर्म्स आते थे और उसका घर, उसकी फील्ड सब कुछ तबाह हो गया था. तो साहिब आया था सेकंड रीज़न की वजह से, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री रिकॉर्ड लार्ज स्केल माइग्रेशंस कॉज्ड बाय वॉर्स. लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वॉर्स की वजह से लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, Sahib and his family migrates to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed in the storms. Question 8. Would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incident narrated in the text? अब हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि राइटर ने साहिब से क्या प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? साहिब ने तो वो सीरियसली ले लिया, लेकिन राइटर वो चीज़ पूरी नहीं कर पाई और उसे उस चीज़ का रिग्रेट भी था. Yes, the promises made to the poor children are rarely kept. Once, while interacting with Sahib, the author jokingly talks about opening a school herself. At the time, she fails to realize that unknowingly she has sown a seed of hope in Sahib's heart कि हाँ शायद ये स्कूल खोलेगी, और साहिब ने सोचा कि हाँ मैं वहाँ पे पढ़ने जाऊँगा. She realized her mistake when after a few days, Sahib approaches her, inquiring about her school. Her hollow promise leaves her embarrassed. वो जो उसका खोखला वादा था, जो बस उसने हंसते हंसते कर दिया था, उसकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी हुई. Question 9. What forces conspired to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? Answer है the unfavorable social and legal system, which also includes shahukars, middleman, policeman, politicians, etc.
क्योंकि लीगल सिस्टम वहाँ पे कोई था ही नहीं। बच्चे वहाँ पे काम कर रहे थे, आंखें उनकी चली गई थी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं था और उन्हें वहाँ पे काम करना पड़ रहा था। जनरेशन से जनरेशन्स वहाँ पे यही काम चलता आ रहा था। और पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडल मैन, ये लोग उन्हें आगे कॉर्पोरेशंस में जाके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करने नहीं देते थे। उन्हें जेल में डाल देते थे, उनका सारा सामान ले लेते थे। इसीलिए फिरोज़ाबाद में ये जो काम चलते आ रहा था वो वहीं का वहीं रहा। Question 10. How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? Mukesh was different from the others of his community. By daring to dream, he has already taken the first step towards a big change. उस ड्रीम के बारे में सोचने में ही उसने अपना पहला कदम ले लिया था। Now the only thing for him to do is to make that first journey to the garage and request the owner to make him, guide and direct him on his journey as a mechanic. कि मुकेश ने पहला कदम तो आगे ले लिया था अपने सपने की ओर, लेकिन अब उसे क्या करना था? गैराज के ओनर के पास जाना था और उसे कहना था कि मुझे गाइड करे, मुझे ये काम सिखाए। Question 11. Why should child labor be eliminated and how? Child labor should be eliminated because it takes away from the child his childhood. एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाता है जब चाइल्ड लेबर होती है। And the prospect of elementary education, जो बेसिक एजुकेशन दी जाती है एक बच्चे को, वो भी उससे छीन ली जाती है। This problem should be eliminated by educating the children or to make education easily accessible. ये प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती है? अगर हम बच्चों को पढ़ाएं और एजुकेशन, पढ़ाई को ईजिली बच्चों तक पहुंचाएं। Apart from that, it is also important to make public aware of the fact that child labor is a criminal offense and is punishable under law. अगर हम पब्लिक को अवेयर करें कि चाइल्ड लेबर एक क्राइम है और उन्हें सज़ा भी हो सकती है, तो शायद ये चाइल्ड लेबर का काम लोग ना करें। तो आज हमने पढ़ा प्रोज, लॉस्ट, स्प्रिंग। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।